नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा में। आज हम काव्य शास्त्र पर बात करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सीवीटी पीजी के लिए भी हिंदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कुछ बातचीत पहले इसके संदर्भ में कि है क्या ये, और उसके बाद हम इसमें प्रवेश करते हैं। नाम स्पष्ट है, काव्य शास्त्र। तो आप जानते हैं कि दुनिया में तमाम जितने विषय हैं हर क्षेत्र के, सबका अपना एक शास्त्र होता है। जैसे भौतिक का भौतिक शास्त्र है, रसायन का तो रसायन शास्त्र है। हमारे यहाँ हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में तमाम विषयों के अलग अलग अपने शास्त्र रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि धनुष विद्या के अलग शास्त्र, मतलब शास्त्र शब्द बहुत बड़ा है और किसी भी विषय के साथ जोड़ देने पर उसका अपना शास्त्र बन जाता है। चूंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है। एक और महत्वपूर्ण बात कक्षा शुरू करने से पहले, कि हम जो आज के दिन यहाँ पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के विषय में, वह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि काव्य शास्त्र बहुत विस्तृत भी है, तो उतना विस्तार में हम जाएंगे तो हम सिलेबस भी नहीं खत्म कर सकते अपना। तो हमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कि एक भी प्रश्न ना छूटने पाए जो कि सीईटी के एग्जाम में आए और हम काव्य शास्त्र में से आए और हम ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात के विस्तृत अध्ययन की, तो मैं आपको बताऊं कि जो बड़े विश्वविद्यालय हैं प्रचलित प्रसिद्ध और जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उदाहरण देता हूँ। हिंदी विभाग में आप मास्टर्स अगर करते हैं यहाँ पे, तृतीय सेमेस्टर में भारतीय काव्य शास्त्र लगा हुआ है आपके सिलेबस में, और 18 से 20 प्रोफेसर एक ही इसी विषय को, काव्य शास्त्र को, आपको गहराई से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसका अपना आनंद है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें इस स्टेप से होकर के जाना होगा, यानी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हमें सीवीटी की दृष्टि से पढ़ना होगा। उसके बाद तो फिर गहराई में पढ़ने का अपना एक अलग आनंद है, और वो व्यवस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय देता ही है। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण समझ विकसित करते हैं काव्य शास्त्र के विषय में। काव्य शास्त्र, जैसे मैंने पहले बताया, कविता का शास्त्र। अब चूंकि जैसे भाषा के लिए जो स्थान व्याकरण का है, वही स्थान कविता के लिए, कविता के विषय में बातचीत करने के लिए काव्य शास्त्र में आपको इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम कविता क्या है, कविता अच्छी कैसे होती है, क्या कविता है, क्या कविता नहीं है, कविता का उपयोग क्या क्या है, कविता कितनी ज़रूरी है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत। इसमें तीन महत्वपूर्ण, जो आपके सिलेबस में तीन महत्वपूर्ण हिस्सा है काव्य शास्त्र के विषय में। एक है काव्य लक्षण, एक है काव्य हेतु, एक है काव्य प्रयोजन। तो वहां तक हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये तीनों हैं क्या। ठीक है, तो काव्य के लक्षण। अब लक्षण किसी भी विषय में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोरोना के बारे में बात चलती थी। कोरोना के लक्षण, व्यक्ति खांस रहा हो और उसको जुकाम हो, तमाम चीज़ें आप याद होगा आपको। ठीक है, तो ये लक्षण मतलब कि कैसे हम जाने कि फला अमुक वस्तु जिसे हम जो समझ रहे हैं वह है कि नहीं है। काव्य के लक्षण यानी वो सारी चीज़ें जो हम देख के बता सकते हैं कि कविता है कि नहीं है। इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, कविता का लक्षण यही है कि कविता क्या है या कविता में क्या क्या तत्व होने चाहिए। इस विषय पर काव्य लक्षण में हम लोग बातचीत करते हैं। देखें कि एक परंपरा, चूंकि जो भी, जब भी कोई नया विषय हम पढ़ते हैं, जैसे आपको याद होगा कि स्कूलों में आपने कविता पढ़ी होगी, कहानी, नाटक, उपन्यास सब पढ़ा होगा, लेकिन काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। व्याकरण भी आपने पढ़ा होगा। तो काव्य शास्त्र बिल्कुल आपके लिए, खासतौर पे जब हम स्कूलों से पहली बार ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं हिंदी के साथ, स्कूलों से निकल करके, तो काव्य शास्त्र बिल्कुल नया सा विषय हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी कोई विषय नया पढ़ते हैं तो हम उसके पुराने आचार्यों से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, मतलब पहले कौन किसने क्या कहा। तो एक परंपरा यही होती है अध्ययन की, हम पहले से और पूर्व से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी काव्य लक्षण की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे पहली बार किसने बात की काव्य के लक्षण के संदर्भ में, किसने कविता का लक्षण दिया कि कविता में ये तत्व होने चाहिए। इसमें जो पहला नाम आता है अग्नि पुराणकार का। ठीक, अग्नि पुराण में यह श्लोक उद्धृत है जिसमें कविता के कुछ लक्षण बताए गए हैं। ध्यान देंगे कि अभी हमारा जो काव्य शास्त्र में, जब हम शुरू करते हैं काव्य शास्त्र, तो भरत मुनि सिक्के नाट्य शास्त्र से यह
हिस्सा या भाग, हमारा महत्वपूर्ण भाग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से शुरू होता है। लेकिन उनसे भी पहले अग्नि पुराण में यह श्लोक पाया जाता है कविता के विषय में, तो इसलिए इस श्लोक पर भी विचार प्रकट करना या इस श्लोक को भी समझना हमारा फर्ज है। क्या श्लोक में क्या कहा गया है कि ध्यान देंगे, संक्षेप संक्षेप संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ, ठीक है। यानी संक्षेप शब्द का कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड पकड़ें और उससे आइडिया लगाएं कि कैसे प्रश्न बनते हैं या फिर क्या कहना चाहता है कोई श्लोक। संक्षेपीकरण होना चाहिए कविता के लिए। जो महत्वपूर्ण अग्निपुराण में इस श्लोक में जो बात की गई है कि संक्षेप में वाक्य लिखे हों, यानी कि पूरी न्यूज़पेपर जैसी कोई बात ना हो लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा के। जैसे कविता के साथ क्या बताया जाता है कि कविता बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देती है। जैसे वो तमाम आप दोहे देखते होंगे, उसमें बहुत शॉर्टकट तरीके से एक ही लाइन में, या फिर शेर व शायरी आप देखते होंगे एक ही लाइन में बात कह दी जाती है। जैसे फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। ठीक है, अब इसको विवेचना आप करेंगे तो देखेंगे एक लंबी चौड़ी बातचीत निकल के आ रही है कि कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है, और वो व्यक्ति नहीं आ रहा है। तमाम उसकी व्याख्या में आप देखते होंगे, कविता की 2 लाइनों की व्याख्या में आप 2-4 पेज लिख सकते हैं। तो कैसे लिख लेते हैं? क्योंकि वो कविता संक्षेप में लिखी हुई थी, उसका अर्थ तो 2-4 पेज का ही है, लेकिन वो संक्षेप में लिखी हुई, तो यही संक्षेप है। संक्षेप में हो जो वाक्य और इष्टार्थ, ऐसे संक्षेप में लिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, उसका एक अभीष्ट, एक अर्थ होना चाहिए, एक निश्चित अर्थ होना चाहिए जो आप चाह रहे हैं कि आप अपने पाठकों को वो बताना चाह रहे हैं। अगर आप बतौर कवि लिख रहे हैं कोई वाक्य, तो आप चाह रहे हैं कि आपके पाठक ये बात को समझें। आगे हम देखते हैं, पदावलियों की बात करते हैं, और काव्य के साथ क्या कहते हैं कि काव्य में अलंकार होना चाहिए और गुण युक्त होना चाहिए और दोष वर्जित होने चाहिए। यानी कुछ बातें बताते हैं कि वाक्यों का संक्षेपीकरण हो, अलंकार से युक्त हो, गुण से युक्त हो और दोष नहीं हो। ये कुछ बातें अग्निपुराणकार ने हमें बताई हैं कविता के विषय में। उसने कविता के अपने इस तरह से लक्षण दिए हैं। हमारा जो काव्य शास्त्र वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू होता है। 2री शती की कृति है यह, और 36 अध्यायों में और 5000 श्लोकों में यह पुस्तक विभक्त है। भरत मुनि से हम लोग भरत मुनि के साथ काव्य शास्त्र के सम्यक जो शुरुआत है वह मानते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा है? ध्यान दें कि भरत मुनि ने कविता पर बातचीत नहीं की है, नाटक पर बातचीत की। उनकी कृति का नाम है नाट्यशास्त्र। तो उनका जो ध्येय रहा है वो नाटकों के संदर्भ में, नाटकों के लक्षण, नाटक लिखने के करने के फायदे बताए उन्होंने। लेकिन चूंकि नाटक में भी कविता का कुछ हिस्सा आता है, संवाद का हिस्सा, या फिर जो सूत्रधार है वह कुछ कहता है, नटी कुछ कहते हैं, कविता के माध्यम से अपनी बातें करते हैं। नाटक के बीच में, जैसे फिल्मों के बीच में गाने आते हैं, वैसे नाटकों के बीच में कविताओं का हिस्सा है। तो भरत मुनि ने वहाँ पे यह बात की है, कविता के विषय में कोई बात नहीं की है। लेकिन चूंकि साहित्य शास्त्र में जब हम जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से बातचीत शुरू हुई, तो हम भरत मुनि तक पहुँचते हैं। हम कह सकते हैं एक बुनियाद के पत्थर हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि ने क्या कहा है कि मृदु ललित पदाढ़ और गूढ़ शब्दार्थहीनम। भरत मुनि का अपना ये लक्षण है कविता के संदर्भ में कि मृदु ललित पदाढ़, यानी जो पद हो वह मधुर हो, मृदु हो, मृदुल हो, मतलब ऐसा ना कर्कश ना हो। कविता की शर्तें बता रहे हैं, कविता में क्या क्या होना चाहिए। तो मनोहारी पद हो, यानी सुनने में अच्छे लगें। और क्या है? गूढ़ शब्दार्थहीनम, बहुत ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स आप कविता में ना दे दीजिए कि कोई समझ ही ना पाए। तो देखिए भरत मुनि की लोकवादी चेतना है यहाँ पर। वह किस तरह से, चूंकि नाटक के व्यक्ति थे, नाटक में तो सब कुछ संप्रेषणीय करने का प्रयास किया जाता है। कविता से ज्यादा संप्रेषणीय विधा है नाटक। अभिनय भी है, और अभिनय भी है, या यूं कहें कि हम उसके साथ संवाद भी है, गाने की भी योजना होती है, कविता भी होती है, सब कुछ होता है नाटक में। तो भरत मुनि ने इस नाटक के विषय में क्या कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई कला नहीं है जो नाटक में ना हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाटक में ना हो। तो यही बात है कि वो क्या कहते हैं कि गूढ़ शब्दार्थहीनम, भरत मुनि की नजर में गूढ़ शब्दार्थ ना हो, मतलब कोई टफ वर्ड्स ना आए कविता में। जनपद सुख बोध्यम, यहाँ जनपद शब्द वो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं है,
उस समय जनपद आम जन की बात ये कर रहे हैं, उनको सुख मिले आपकी बातों को सुन करके, कविता के साथ कवियों को सुनकर, नाटक को देख के आनंद मिले, यह भी होना चाहिए, एक लक्षण दे रहे हैं ये कविता के विषय में। और क्या है, युक्तिम नित्य योज्यम, ठीक है। तो ये इनके यहाँ है, चूंकि नाटक के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कुछ चीजों को हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि नाटक के विषय में बात हो रही है। बहुरसकृत मार्ग सन्निसंधान युक्तम, बहुत रसों से युक्त हो। अब चूंकि ये ध्यान देंगे नाटक के विषय में इनकी सारी बातचीत है, अगर आप देख रहे होंगे नाटक प्रेक्षकाणाम, तो यह सारी बातें इनकी नाटक के संदर्भ में, लेकिन चूंकि पहले आचार्य हैं इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने नाटक के विषय में, जैसे बहुरसकृत मार्ग मतलब बहुत रसों से युक्त हो, जैसे आप जानते हैं 9 रस जो प्रमुख होते हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत सारे रस हों उसमें। और संधिसंधान युक्तम, कई सारी संधियां मतलब कई सारे जोड़ हों, जैसे अंक वाइज जो डिवाइडेशन है वह होना चाहिए, ठीक है। तो नाटक के विषय में भी इनकी बातें निकल के आ रही हैं। सा भवति शुभ काव्यम, और कई सर्गों में होता है जो कोई काव्य होता है, पहले तो ये चीज़ें, अब तो चूंकि छोटी छोटी कविताएं होने लगी, पहले ये महाकाव्य की या फिर किसी बड़े काव्य की यह भी विशेषता होती थी, कई सर्गों में बद्ध होता था, कई संधियां उसमें होती थी, तो उसी की बात कर रहे हैं भरत मुनि। सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, तो इनकी बातें हम लोग अगर ध्यान दें, ओवरऑल इन क्या कह रहे हैं, मृदु ललित पद, गुण शब्दार्थहीन, जनपद लोगों को आनंद देने वाला हो, कई रसों से युक्त हो, संधिसंधान से युक्त हो, और वो ही अच्छा काव्य है इनकी नजर में भरत मुनि के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भरत मुनि की बात हो गई। भामह, कविता पर सम्यक रूप से बात करने वाले काव्यशास्त्र में पहले आचार्य भामा हैं। उनके ग्रंथ का नाम आप देख रहे हैं काव्य अलंकार है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में कि जैसे भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम है, तो नाट्यशास्त्र। भरत मुनि अगर आपको दे दे क्रम से लगाइए, ठीक, भरत मुनि, भामा, दंडी, सारे लोगों को क्रम से लगाइए। तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कौन किस ईस्वी में था। जैसे भरत मुनि को 2री शताब्दी का माना जाता है, भामा आते हैं 6वीं शताब्दी के हैं। काव्य अलंकार इनके ग्रंथ का नाम है। 6 परिच्छेदों में यह ग्रंथ विभाजित है। कविता के लक्षण के तौर पे, यानी कविता में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, भामा उस विषय में क्या कहते हैं हम देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो शब्दार्थो, ठीक है, शब्दार्थ होना चाहिए। अब शब्दार्थ तो बहुत साधारण सी बात आपको लग रही है। शब्दार्थ मतलब क्या, ये भी तो शब्दार्थ ही है ना। मैं जो बोल रहा हूं, शब्द आपसे बोल रहा हूं, उसका अर्थ आप ग्रहण कर, मैं कह रहा हूं घोड़ा, मैं कह रहा हूं घोड़ा को कल्पना कीजिए घोड़ा। अब आपके दिमाग में घोड़ा आ रहा होगा, ठीक, कोई भी घोड़ा। तो ये क्या है, ये शब्दार्थ ही तो है। मैंने शब्द उच्चारण किया घोड़ा और आप घोड़े का अर्थ जान गए, आपके दिमाग में आ गया। तो भामा इसी शब्दार्थ की बात कर रहे हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तो ये इतना महत्वपूर्ण ज्यादा है। परीक्षा में कई बार आप देखेंगे कि यही आपसे पूछ लिया कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किसकी पंक्ति है, किसका सूत्र है, तो भामा का है। कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ के साथ जो है, शब्द और अर्थ सहित होता है काव्य। गद्यम पद्यम, 2 विधाओं की बात कर देते हैं कि इसकी 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। ध्यान देंगे एक इस विषय में, जरा सा इस बात को ध्यान दें कि शब्द और अर्थ, ये 2 चीजें कविता में होनी चाहिए। अब देखिए कितनी साधारण सी बात है ये। शब्द और अर्थ तो हर जगह है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां भी तो शब्द और अर्थ हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं बताया है, पर चूंकि पहले बताया है अन्य लोगों की तुलना में, इसलिए जो भामा का सूत्र है वो महत्वपूर्ण है। बाकी ऐसा कुछ विशेष आप देख रहे हैं कि कविता के विषय में नहीं बता दे रहे हैं भामा शब्द और अर्थ होना चाहिए, ये कौन सी बात हुई। ये तो फिर हर विषय में, साइंस पढ़ते हैं आप, दूसरे विषय पढ़ें, किसी से बातचीत करते हैं, उसमें भी तो शब्द और अर्थ होता ही है। लेकिन चूंकि भामा है इसलिए महत्वपूर्ण है, शुरुआती आचार्य हैं, प्रथम परिच्छेद में बात कही है। आगे हम लोग देखते हैं कि दंडी इस विषय में क्या कहते हैं। दंडी भामा के तुरंत बाद के आचार्य हैं, 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको अतिरिक्त इस विषय में जब बातचीत हो रही है तो मैं बता दूं कि कविता के बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे रस हुआ, अलंकार हुआ,
छंद हुआ, तमाम अंग हैं। जो शुरुआती साहित्य शास्त्र है या काव्य शास्त्र है उस पे अलंकारवादियों का बहुत प्रभाव रहा। अलंकारवादी आचार्य जिन्होंने कविता के अलंकार नामक अंग को ही सर्वप्रधान समझा, उसमें भामा है, दंडी है, ठीक है, ये लोग शुरुआती जो आचार्य थे। तो इनके ग्रंथ का नाम कई बार आप देखते होंगे अलंकार, जैसे काव्य अलंकार शब्द मिल रहा है। तो अलंकार शुरू के दिनों में इतना प्रभावी काव्य का अंग था कि उस काव्य के साथ अलंकार जुड़ा ही रहता था। क्योंकि जो भामा है वह अलंकार को सबसे प्रधान तत्व मानते हैं कविता का। जो भामा है अलंकार को सबसे प्रधान तत्व, आप देखें इतना प्रधान मानते हैं कि इनके ग्रंथ का नाम ही है काव्य अलंकार। तो जो अलंकारवादी लोग होते हैं उनकी दृष्टि कविता के भीतरी तत्व की बजाय बाहरी तत्व पर होती है, जैसे शब्दों पर, शब्दों के चमत्कार पर, ठीक है। उसमें उसी पर अनुक्रम में हम देखते हैं दंडी को। दंडी क्या कहते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। अगर बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं लगाना है, सिर्फ रटना है, इस पद्धति पर भी आप परीक्षा पास करना चाहते हैं, तब भी दंडी का यह सूत्र याद कर लें, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है, ठीक है। मतलब ये जो बात कही जाती है ना कि शब्दार्थ हो, पदावली हो और उससे अर्थ निकले, अभीष्ट अर्थ निकले। दंडी इसके विषय में कह रहे हैं कि अगर अभीष्ट अर्थ ही निकलेगा तो फिर ये तो शरीर मात्र है। मतलब कविता कहाँ है, कविता की अवस्थिति वो वामन से, वो पूरी कविता की आत्मा संबंधी पूरी जो चर्चा है वो वामन से शुरू होती है कि कविता के भीतर क्या है, आत्मा कहाँ अवस्थित है, इस विषय में। पर इतना ध्यान दें कि दंडी का यह सूत्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आनंदवर्धन ने भी ऐसी ही मिलती जुलती बात कही है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कि जिस शब्दार्थ की बात करते हैं भामा की कविता में शब्दार्थ होना चाहिए, उसी विषय में हम आनंदवर्धन का ये मत देखें कि काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व कुछ और ही है। यानी कि भामा कविता के लक्षण के रूप में शब्दार्थ को बताते हैं। उसी संदर्भ में आनंदवर्धन कहते हैं कि अगर शब्दार्थ है तो शब्दार्थ तो शरीर मात्र है। मतलब किसी भी विषय में शब्दार्थ होते हैं, कविता के लिए जरूरी थोड़ी ना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी शब्दार्थ है, तो क्या ये कविता तो हो नहीं जाएगा? तो यानी कि कविता में जो शब्दार्थ है वह केवल शरीर मात्र है, काव्य की आत्मा कुछ और है। काव्य की आत्मा मतलब वह जो तत्व जिससे कविता कविता बनती है, नहीं तो कविता और अन्य विषयों में क्या अंतर है, ठीक है, ये बात ध्यान देना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम, वाम आनंदवर्धन का यह सूत्र भी याद रखें। वामन अगले आचार्य हैं, 8वीं शती के आचार्य वामन। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र। 5 परिच्छेदों और 319 सूत्रों में यह ग्रंथ विभाजित है। वामन उस प्रक्रिया में, जब से साहित्य शास्त्र हो रहा है जिसमें वामन से पहले भामा और दंडी आ चुके, दोनों अलंकारवादी थे। वामन अलंकारवादी नहीं है, रीतिवादी आचार्य। आपसे कभी पूछा जाएगा परीक्षा में कि रीति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो यह भी प्रश्न याद रखें कि वामन उनका नाम है, वामन। ठीक, ये भी कुछ बात कहते हैं कविता के विषय में। इन्होंने भी अपना सूत्र दिया कविता के लक्षण के रूप में। क्या कहते हैं वामन? कि वामन कहते हैं कि काव्य शब्दो अयम गुणलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्जते, शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, तो कविता के लिए वामन के यहाँ क्या क्या है कि शब्द जो हैं वो गुण और अलंकार से सुसंस्कृत होने चाहिए, यानी गुण और अलंकार से सुसज्जित रहें, सुंदर रहें। ठीक है, और शब्दार्थ शब्द तो यह भी लाते हैं भामा जैसा। शब्दार्थ शब्द इनके पास भी है कि शब्द और अर्थ होना चाहिए। और ये अब देखेंगे शब्दार्थ शब्द बार बार आपको लोगों के यहाँ मिलेगा। यानी कविता की बहुत बेसिक जरूरत है कि शब्द और अर्थ रहें। बिना शब्द और अर्थ के आप कविता कहाँ कर देंगे? ठीक है, शब्दार्थ रहे और क्या है, गुण अलंकार से जो युक्त होना चाहिए कविता। तो ये जो बातें हैं वो वामन कह रहे हैं, इनके भी सूत्र को हम लोग याद रखेंगे। और वामन कुछ और बातें कहते हैं, वो हालांकि काव्य लक्षण नहीं है पर सूत्र है कविता के विषय में वामन ने जो दिया है अलंकार के विषय में, तो उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। वामन काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, अलंकार के संदर्भ में कहते हैं कि जो अलंकार हैं वो कवित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस विषय में वामन अपनी बात कहते हैं। और ये अलंकार के विषय में कहते हैं कि सौंदर्यम अलंकारम। ठीक है, मतलब अलंकार को, अलंकार के सौंदर्य को, ये फिर अलंकार की महत्ता को यह भी सूत्र स्पष्ट कर रहा होता है।
एक बात ध्यान देंगे आप कि जब अलंकार संप्रदाय शुरू होता है, भामा से हम मानते हैं कि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, और भामा के बाद दंडी आते हैं। भामा हैं 6वीं शती में, दंडी आते हैं 7वीं शती में। दंडी आके अलंकार के विषय में परिभाषा देते हैं कि काव्यस्य शोभा अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा आपने बहुत पहले सुनी होगी स्कूल टाइम से ही। तो ये परिभाषा दंडी की परिभाषा से मिलती जुलती। दंडी कहते हैं कि कविता की शोभा बढ़ाने तत्वों को अलंकार कहते हैं, दंडी ने बात कही। वामन उनके बाद 8वीं शताब्दी में आते हैं और वो इस बात से थोड़ा सा अंतर प्रकट करते हैं, थोड़ा सा मत विरोध करते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जो है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो तत्व है वह गुण है, ना कि अलंकार। ये कौन कह रहा है? वामन कह रहे हैं। लेकिन काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार किसने कहा था? दंडी ने कहा था। तो क्या कहते हैं कि धर्म गुण है और तत् अतिशय हेतवस्तु अलंकार, कि और जो इसकी अतिशयता है वह अलंकार करता है, यानी गुण को बढ़ाने का काम। ठीक है, लेकिन काव्य के साथ जो है वो अलंकार का ये सूत्र क्या परिभाषित करता है कि काव्य के साथ जो आत्मा का संबंध है वह अलंकार का नहीं है, काव्य के साथ जो निकटस्थ संबंध है वह गुण का है। दंडी जो वामन है वह इस बात को कहते हैं और अलंकार को प्रतिस्थापित कर देते हैं अपने इस सूत्र से। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और उसका अतिशय करने वाले धर्म अलंकार। यही बात जो मैं आपसे कह रहा था। अच्छा, अब कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है उस पर नजर डाल देते हैं। पहले आचार्य जिन्होंने काव्यात्मा का प्रश्न उठाया, यानी वामन पहले आचार्य हैं, ठीक है, जिन्होंने काव्यात्मा का प्रश्न उठाया है कि काव्य की आत्मा क्या है। और काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है। रीति क्या है? अब इस विषय पर भी थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। आपसे 2-3 प्रश्न यहां से बन सकता है, जैसे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। और वामन या रीति संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र। और इसके बाद कि ये सूत्र रीतिरात्मा काव्य, ये किसका है? वामन का है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीति ही काव्य की आत्मा है। अच्छा, अब रीति क्या है? अगर रीति, वामन ने कहा कि रीति काव्य की आत्मा है। अब अगर हम लोग जाके वामन से प्रश्न पूछें कि वामन जी रीति क्या है, तो वो हमें बताएंगे कि विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशिष्ट पदों की रचना कर दें, वही रीति है। अब जाहिर सी बात है, हम अभी तक रीति नहीं जान रहे थे तो हमने रीति पूछा। अब रीति का जवाब हमें मिला कि विशिष्ट पद रचना करना ही रीति है। अब हम जाहिर सी बात है पूछेंगे भाई विशिष्ट पद रचना क्या है। मैं आपसे कह दूं कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कह दीजिए मैं खास किस्म की एक्सरसाइज करता हूं। तो क्या मतलब निकला इसका? मतलब मैं तो ये भी पूछूंगा ना कि ये खास किस्म की एक्सरसाइज क्या है। विशिष्ट पद रचना रीति क्या है, तो यानी विशिष्टता क्या है, ऐसा क्या विशिष्ट है जो जिसकी वजह से रीति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वामन उसका जवाब देते हैं कि विशेषो गुणात्मा, यानी गुण से युक्त होना ही विशेष है और यही विशेष पद रचना रीति बनती है। यानी कि यहां से हम चले थे, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रीति की महत्ता प्रकट करते हैं, लेकिन आते आते आप देखेंगे गुण पर चले आए हैं वामन। तो यानी कि यही बात वामन अपनी दोहरा रहे हैं कि जो काव्य का नजदीकी निकटस्थ अवयव है, कविता के जो बहुत नजदीक है, वह गुण है। आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं बीच में छूट गई थी, हाँ मैं वहां चलता हूं। रुद्रट ने भी यही बात कही है। इन्होंने कुछ विशेष बात ऐसी नहीं कही है, जरा सा मुझे लग रहा है कि अब शायद ब्लर हो रहा है।
क्लियर हो गया। तो एक सेकंड, यहाँ से संभवतः दिक्कत हो रही है। रुद्रट हैं, ये भी उन्हीं अलंकारवादी आचार्यों की परंपरा में आते हैं। नवी शती में इनकी कृति है काव्य अलंकार। आप देखिए नाम बिल्कुल वही है जो भामा की कृति का था, काव्य अलंकार। इनकी भी कृति का नाम काव्य अलंकार है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। परीक्षा में पूछ ले कि किन दो आचार्यों की कृति का नाम काव्य अलंकार है, तो भामा और रुद्रट ये दो लोग हैं। 16 अध्याय और 34 श्लोकों में यह कृति विभाजित है। सोलह अध्याय और 734 श्लोक। अब इन्होंने कुछ विशेष ऐसी अपना सूत्र कोई विशेष नहीं दिया है कविता के विषय में, कविता के लक्षण को प्रकट करने के लिए। ननु शब्दार्थ हो काव्यम, ये भी वही बात कह रहे हैं जो भामा कह रहे थे कि शब्दार्थ ही कविता है, निश्चित ही शब्दार्थ ही कविता है। तो कुछ विशेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन महत्वपूर्ण है। कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक के विषय में भी 2-3 तथ्य जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। 10वीं शती कृति है, 4 उन्मेषों में विभक्त है। ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। वक्रोक्ति क्या है? वक्र का अर्थ आप जानते हैं टेढ़ा होता है, कर्व, ठीक है। और उक्ति यानी कि टेढ़ी बात, शब्द करती ये हुआ। पर कविता में जो है कुंतक जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बातें जब घुमा फिरा की कही जाती हैं तब कविता बनती है, सीधे सीधे सपाट बयानी कविता में नहीं होनी चाहिए। और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। ये सारे फैक्ट, वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, ये सारे फैक्ट बिल्कुल कंठस्थ कर लें क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाएगा। कविता के विषय में क्या कहते हैं ये कि शब्दार्थ होने चाहिए, वही बात जो सारे लोग कह रहे हैं, पहले से भामा के समय से कह रहे हैं। सहितो और वक्र कवि व्यापार शालिनी, ठीक है। तो वक्रता की बात कर रहे हैं कविता में, यानी कि बातें घुमा फिरा के कही जाए। मतलब सीधी सीधी बात कहेंगे तो कहाँ कविता हो पाएगी। कविता में आप देखते होंगे ना कि दूर से घुमा के हम पहुंचते हैं कविता तक। किसी भी कविता में आप देख लें, तमाम उपमाएं देते हैं। उपमाएं वगैरह क्यों दे रहे हैं? यही सब उपमाएं वगैरह दे रहे हैं, सब वक्रताएं ही हैं। आप बातें घुमा फिरा के कह रहे हैं। बंदे व्यवस्थित काव्यम तद विद आह्लादकारिणी, यानी कि एक तो ये बात कर रहे हैं कि वक्रता होनी चाहिए, एक पूरी जो है बंधों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और क्या है कि आह्लादकारिणी हो। कविता के विषय में क्या कह रहे हैं? आह्लादकारिणी यानी आनंद देने वाली। वही बात जो जनपद सुखबोध्यम हमने कुछ देर पहले देखा था, भरतमुनि कह रहे थे, यही बात ये कह रहे हैं कि हृदय को आनंद प्रदान करें, कुंतक कह रहे हैं। एक बात और है, चूंकि वक्रोक्ति को एक संप्रदाय के रूप में खड़ा करने वाले आचार्य कुंतक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंतक अचानक से वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग कर दिए साहित्य में। उससे पहले भी जो वक्रोक्ति है वह एक अलंकार के रूप में प्रयोग की जाती थी अलंकारवादियों के द्वारा, ठीक है। तो एकदम नया शब्द नहीं इजाद किए हैं कुंतक। ध्यान दें कि भामा ने वक्रोक्ति के विषय में क्या कहा है कि सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति। कहने का मतलब ये है कि साहित्य में, यानी कि अगर हम एक शब्द में अगर ये बात कहें तथ्य के हिसाब से, तो सारे अलंकारों के मूल में भामा ने वक्रोक्ति को ही माना है कि सभी जगह जहां भी कविता है, यानी कि जहां भी अलंकार है वहां पे वक्रोक्तियां हैं। तो ये बातें बहुत कॉमन सेंस की बात है कि चूंकि कविता बनती ही आनंद, कविता के अभिप्राय में आनंद रहता है, और जब आप बात घुमा फिरा के कहते हैं तो कविता बनती। सीधी सीधी बात कहेंगे तो फिर बातचीत हो जाएगी, कविता कहाँ रह जाएगी। तो वक्रोक्ति यही है। आगे बढ़ेंगे हम, चूंकि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। डीप में जाने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं भी, आप एग्जाम वगैरह निकालें और सीयूटी, क्योंकि बहुत अभी डीप में चले जाएंगे आप तो इंट्रेंस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ फिर वही रटी रटाई चीज़ें आपसे पूछते हैं, बिल्कुल सतही स्तर, बहुत सतह की चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिमाग में याद भी करते रहें। बाकी पूरा मास्टर्स पढ़ा हुआ है ज्ञान सागर में गोते लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। मम्मट बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, और मम्मट की विशेषता ये है कि मम्मट ने अपने से पहले के सभी आचार्यों की बातों को अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में उसको मेंशन किया है कि पहले के आचार्यों ने क्या क्या कहा है। तो एक तरह की बहुत
कंप्लीट बुक है मम्मट की काव्य प्रकाश। ग्राम शती के आचार्य हैं 10 उल्लासों में। उल्लास और जो मैं बार बार अन्य सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, दरअसल चैप्टर्स को इंगित करता हुआ ये सारे शब्द हैं। उल्लास में, कहीं उन्मेष में, अलग अलग नाम है, पर इसका मतलब अंततः चैप्टर ही है। काव्य प्रकाश इनकी ग्रंथ है। और ये क्या कहते हैं काव्य लक्षण के रूप में, इनका लक्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक तरह के कंप्लीट लक्षण है अगर हम कहें इनकी बात, इनके इस लक्षण को क्या कहते हैं ये कि तत् दोष तत् अदोषो, यानी कि अदोष होना चाहिए, यानी कोई दोष ना रहे कविता में। कविता के लिए जरूरी शर्त में ये क्या कहते हैं कि अदोष हो। और क्या है शब्दार्थो, शब्दार्थो आपको बार बार मिल रहा है हर जगह। सगुण यानी गुणयुक्त हो, और अलंकृति पुनः क्वापि, ठीक, कोअपि, यानी कि दोष रहित हो और गुण से युक्त हो, और अलंकार, कभी कभी अलंकार हो भी नहीं भी, मतलब चल जाएगा अलंकार से काम। यानी कि अगर आप देखें कि 6वीं शती में ये ग्राम शती के आचार्य हैं, 6वीं शती में भामा आकर के कहते हैं कि अलंकार सर्वप्रधान है, अलंकार ही सब कुछ है, अलंकार को महत्व देते हैं। और एक तरफ 500 साल बाद ही आते हैं और क्या कहते हैं कि अलंकार के बिना भी काम चल सकता है। तो यही खंडन मंडन की परंपरा रही है भारतीय ज्ञान परंपरा, कि अपने के पहले लोगों के प्रति हम श्रद्धेय तो होते हैं, लेकिन उनकी बातें जहां हमें लगती हैं कि तार्किक नहीं है, गलत हैं, तो हम विरोध भी करते हैं, अपनी नई बातें प्रस्तुत भी करते हैं। यानी बहुत समृद्ध परंपरा रही, जड़ परंपरा नहीं है भारतीय परंपरा। इससे हम लोग देख सकते हैं कि अपने से पहले लोगों की बात अगर नहीं पसंद आ रही तो विरोध कीजिए। बड़ी वैज्ञानिक पद्धति रही है हमारे यहाँ डिस्कशन करने की। देखिए कि अलंकार से छूट लेते हैं, पर ये आप इतना जान रखें कि ये पूरा जो है सूत्र आप याद रखेंगे। हेमचंद्र काव्यानुशासन में कहते हैं वही बात लगभग कि दोष युक्त ना रहे, मतलब अदोष हो, दोष रहित हो, और गुण युक्त हो, अलंकार युक्त हो, ऐसे शब्दार्थ को कविता कहते हैं। उसके बाद जयदेव आते हैं, चंद्रालोक इनकी महत्वपूर्ण कृति। कृतियां भी याद रखें सबकी जो आपको बताई जा रही हैं। निर्दोष लक्षणवती, ठीक है, मतलब दोष रहित हो, और कुछ जो विशेषताएं हैं लक्षण, कुछ विशेषता लक्षण हैं उनका पालन करें कविता। भूषण यानी इसी अलंकार की बात कर रहे हैं जयदेव की, उसमें अलंकार भी होना चाहिए, सा अलंकार, रसानेक, बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी। वृत्तियां और रीति सबका जिक्र उन्होंने कर दिया है कि कविता में ये फला फला चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ 14वीं शती के आचार्य, इन्होंने क्या कहा है अपने कृति साहित्य दर्पण, इनकी कृति है जिसका नाम है साहित्य दर्पण। ध्यान देंगे एक चीज कि विश्वनाथ से पहले आप देख रहे हैं किसी के ग्रंथ का नाम साहित्य से नहीं है, काव्य 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 यही मिल रहा है हमें। साहित्य नाम यहाँ से शुरू होता है विश्वनाथ से। यानी कि चूंकि आप जान रहे हैं कि किसी भी भाव का जो शब्द होता है, यानी किसी भी अर्थ के लिए एक शब्द निश्चित कर दिया जाता है, उसका भी स्वरूप बदलता रहता है। जिस सेंस में हम लोग साहित्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पहले आप देखेंगे साहित्य शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो विश्वनाथ ने साहित्य शब्द का इस्तेमाल किया है, यह बात भी विशेष रूप से याद रखेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य जो है वो कविताएं हैं। अब ये देखिए, अभी तक अलंकार की बात हो रही थी, अब ये रस से युक्त वाक्य को काव्य कह रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ आते हैं रस गंगाधर में, ये 17वीं शती के आचार्य, बहुत बाद के हैं। इन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ जिन पंक्तियों से प्राप्त हों वह कविता है। तो इस तरह की बातें परिवर्ती आचार्यों ने की हैं। और ये लगभग आप समझ लें कि पाश्चात्य जो मतानुसार भी कुछ बातें कही गई हैं। हालांकि इसे भी ध्यान में रखें अपने कि वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कविता के बारे में, पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है, कि जो कविता है वो भावों का सहज उच्छालन है। यानी आपके दिमाग में, आपकी हृदय में जब कोई भावना उठेगी आप उसे पंक्तिबद्ध कर देंगे, यही कविता है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने कविता को परिभाषित किया है, कविता के लक्षण दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल आप जान रहे हैं कविता क्या है नाम से निबंध ही लिखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता के नाम से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समय आज बहुत सारे आचार्यों ने कविता को परिभाषित किया। आज भी कविता परिभाषित हो रही है। कल आप लोग अच्छे संस्थान से पढ़ेंगे और अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, आप भी कविता को परिभाषित करेंगे कि आपके नजरिए से कविता क्या है। तो अपना अपना मत प्रकट करना, पुराने लोगों को पढ़ना और उसके हिसाब से अपना विचार बनाना, यही एक
चेतन युक्त, एक सचेतन विद्यार्थी का लक्षण भी है, एक बौद्धिक प्राणी का है, एक जीवित प्राणी का लक्षण भी हम मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप समझ लें आप कि यहाँ से आपकी जो काव्य लक्षण टॉपिक है वह खत्म हो गया। और पीवी शैली का भी यही कुछ ऐसा मानना है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। तो ये अलग अलग अब उनकी अपनी परंपरा है, उन्होंने इमोशंस पे बात की, बहुत वैज्ञानिक तर्क नहीं दे रहे हैं ये लोग, जितना भारतीय काव्य शास्त्रियों ने बड़े वैज्ञानिक विवेचन के साथ कविता की बात की है उतना वैज्ञानिक ये नहीं है, लेकिन इनकी भी बातें विचारणीय हैं। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप अब चूंकि 1-2 महीने मुश्किल से बचे हैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर आप CVT MA हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं स्टडी कैपिटल के जरिए, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाएं। क्रैश कोर्स 2 महीने में पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, निश्चित रहें इस विषय पर। तो हम लोग अक्षर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।